हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वायुदाब, एयर प्रेशर पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक है वायुदाब, एयर प्रेशर। हमने इसके अंदर इसके वायुदाब पेटियों की बात की, जो कि हमने यहाँ पे कुल ग्लोब पर 7 पेटियों की बात की, जो कि 2 रूपों में बनती है। एक तो तापजन्य रूप में बनती है और एक गतिजन्य रूप में बनती है। तापजन्य में 3 पेटियों की हमने चर्चा की, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यह तो हमने तापजन्य में बात कर ली थी। गतिजन्य में हमने बात की, जिसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध का, उपोष्ण उच्च वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध का, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध का, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध का। ये 4 पेटियां हैं गतिजन्य पेटियां। ठीक है, हमने जो विषुवतीय की पेटी है उसकी बात कर ली हमने। उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है उसकी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे क्रम में हम बात करते हैं आज उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसकी चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं कि यह पेटी जो है वो गतिजन्य है। हमने ग्लोब पर यहाँ पे जब 0 डिग्री पे सूर्य की रेखा है वो सीधी पड़ती है, कर्क रेखा तक ये पड़ती है। हम जो इस पेटी की बात कर रहे हैं, इसका विस्तार जो है, विस्तार वो कहाँ पर है, 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में भी है और 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में भी है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस पेटी का विस्तार पाया जाता है, जो कि 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में है। यहाँ पर सूर्य की किरणें आते आते तिरछापन ले लेती है, यानी इसका आपतन कोण जो होता है वो तिरछा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र को अधिक गर्म नहीं कर पाती। यहाँ पे तापमान कम है, यहाँ पे तापमान क्या है, कम। इस क्षेत्र में तापमान कम है, समझ रहे हो बात। इसका मतलब वायुदाब कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दोनों में विलोमानुपाती संबंध है, तो वायुदाब कैसा होना चाहिए, वायुदाब ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी है वो अपनी घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी क्या है, अपनी घूर्णन गति करती है, जिसके कारण वो घूमती है। तो इसके जो बाह्य भाग है, यहाँ की जो वायु है उसको वो बाहर की ओर विक्षेपी बल के कारण फैला देती है, यानी उसको दूर दूसरी तरफ फेंक देती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वायु है वो वायु टिक नहीं पाती। इन क्षेत्रों में वायु टिक नहीं पाती, जिसके कारण वो इसके घूमने के कारण, यानी ये घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसके घूर्णन के कारण ये वायु है दोनों तरफ फेंक जाती है, यानी दोनों तरफ फैल जाएगी। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर फैलेगी तो इस क्षेत्र में वायु टिकेगी नहीं। यहाँ पे जैसे हम ऐसे बात करें, यहाँ 0 डिग्री ये 5 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 30 से 35 वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 60 से 65 वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ की जो वायु है, यहाँ तो वायु नीचे उतर रही है, कहाँ की वायु, जो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर इधर वाली वायु है वो तो इस 0 डिग्री की तरफ जा रही है, और कुछ वायु यहाँ 60 डिग्री की तरफ जा रही है। यहाँ इधर से भी उत्तरी उच्च वायुदाब वाला जो केंद्र है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ जो ध्रुवीय क्षेत्र है 85 से 90 वाला, यहाँ से वायु है वो भी इधर आ रही है। तो दोनों वायु आकर के जब इस क्षेत्र में पृथ्वी घूर्णन करती है, तो यहाँ की जो वायु है ये वायु ऊपर चली जाती है, यानी ऊपर की ओर फेंक दी जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में वायुदाब नहीं टिक पाता। समझ रहे हो बात। यहाँ वायुदाब नहीं टिकेगा, इसका मतलब यहाँ निम्न वायुदाब होगा। यहाँ ध्यान से देखो इसको। जैसे हम बात करते थे, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, यहाँ पर जो वायु आ रही थी
समझ रहे हो बात। यहाँ आते ही गर्म हो जाती और गर्म होकर के वो वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है, यानी यहाँ की वायु सामान्य रूप में ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऊपर जाकर के इकट्ठी होगी। इकट्ठे होने पर इसको दो ही मार्ग बचते हैं, या तो वायु इधर जाएगी और या वायु इधर जाएगी। समझ रहे हो बात। यहाँ जाने वाली जो वायु है, इधर जाने वाली जो वायु है, वो वायु यहाँ पर जो इस क्षेत्र से वायु चल रही है इस तरफ, ध्यान देना, ये 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? 30 से 35 डिग्री वाला। यहाँ की वायु है वो इधर जा रही है, कुछ वायु इधर भी जा रही है, यानी दोनों तरफ ही जाएगी वायु। तो उच्च वायु दाब का केंद्र है, इधर जा रही है, कुछ वायु इधर जा रही है। इधर आने वाली इस 5 डिग्री पर आते ही गर्म होकर के ऊपर चली जाती है। इधर पर 30 से 35 डिग्री का अक्षांश है। समझ रहे हो बात। यहाँ हम एक समतल रेखा के रूप में इसको देख रहे हैं। यहाँ अपना ग्लोब के ऊपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ की जो वायु होगी वो इकट्ठी होकर के या तो इधर जाएगी और या इधर जाएगी। यहाँ नीचे ही क्यों जाती है? ध्यान देना, यहाँ की वायु जब नीचे उतरेगी, नीचे क्यों उतरती है ऊपर की वायु? क्योंकि इस स्थान से जो वायु इधर जा रही है तो इसका जो ये स्थान है इसको खाली कर रहा है। जो ये स्थान होगा वो यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए तो वायु चलती है। कोई स्थान है, वहाँ की वायु अगर वहाँ से दूर चली जाती है तो वो स्थान खाली हो जाएगा। तो उसको भरने के लिए पीछे की वायु है वो आ जाएगी। तो इस स्थान को भरने के लिए ये ऊपर की वायु होगी वो नीचे उतरेगी। समझ रहे हो बात। तो नीचे उतरेगी, इसका मतलब इस स्थान को खाली कर रहा है वो। ध्यान देना, यहाँ की वायु अगर नीचे उतर रही है तो इस जगह की वायु नीचे उतरेगी तो इस स्थान को खाली करेगी। इस स्थान को भरने के लिए यहाँ जो वायु इकट्ठी हो रही है वो आ जाएगी। समझ रहे हो। इधर भी खाली स्थान हो रहा है क्योंकि ये वायु नीचे उतर रही है, इधर वाली वायु इधर आ रही है और इधर जा रही है। समझ रहे हो इतनी बातों को। यानी एक यहाँ पे सर्कल यानी चक्कर बन रहा है, दिख रहा है आपको। ये वायु इधर जा रही है और यहाँ की वायु ऊपर जा रही है, इधर वाली वायु इधर जा रही है, वापस नीचे उतर रही है। यानी ये राउंड बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसको हम यहाँ पे कहेंगे हैडली कोस। इसको क्या कहते हैं हम? हैडली कोस। ये जो सर्किल बन रहा है इसको हैडली कोस या सेल कहते हैं, या सेल। समझ रहे हो। यहाँ पर जो ये वायु है, ये वायु ऊपर जाकर के इस चक्कर के रूप में घूम रही है दोनों गोलार्धों में। इस दोनों गोलार्धों को यहाँ पे कहते हैं हैडली कोस। अब देखो, अपने को पढ़ना है इस 60 डिग्री से 65 डिग्री वाली जो ये अक्षांश पर जो पेटी है इसके बारे में। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। यहाँ पे तापमान यहाँ कम होने की वजह से इस जगह में वायुदाब ऊंचा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन काल। पृथ्वी जब अपने अक्ष के सहारे घूमती है तो यहाँ पर ये अपने धरातल के ऊपर जो वायु है इसको बाहर की ओर फैला देती है। फैलाने के कारण यहाँ पर इस जगह की वायु होगी वो वायु ऊपर की ओर चली जाएगी। यहाँ फैलाते ही ऊपर की ओर चली जाएगी, यार ऊपर ओर जा करके यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। इकट्ठी होगी तो अब इसको उतरने के दो ही मार्ग हैं। एक तो इस खाली स्थान की तरफ आ जाएगी और यहाँ की जो वायु है, ध्यान देना, ये ध्रुवीय क्षेत्र की वायु है यहाँ पे, यानी 85 से 90 डिग्री। यहाँ पे जैसे 85 से 90 डिग्री की बात करें और यहाँ 60 से 65 की बात करें तो इस क्षेत्र की जो वायु है वो ऊपर जा रही है। यहाँ की वायु इधर आ रही है, यहाँ इधर भी जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलना स्टार्ट कर देगी और उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी तो यहाँ पे यूँ कहते हैं कि इस जगह को खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर की वायु नीचे आएगी और ये खाली स्थान हो जाएगा तो इसको वायु ये भर देगी। तो यहाँ देखो कोश या सेल का निर्माण होता है, 3 कोश या सेल का निर्माण होता है। यहाँ पे हम एक साथ देख सकते हैं इनको। आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझा रहा हूँ। ये बात है कि वापस बड़े रूप में देखते हैं इसको। ये 0 से 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री और ये 35 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री और यहाँ 85 और लास्ट में 90 डिग्री। यहाँ पर हम देखें तो 30 से 35 डिग्री और ये 60 से 65 डिग्री और यहाँ पर 85 और ये 90 डिग्री। समझ गए। यानी आपने अक्षांशों को ग्लोब पर ना करके एक समतल रेखा में देख लिया है।
यहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र है, यहाँ पर भी उच्च वायुदाब का केंद्र है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। यहाँ पर उच्च वायुदाब का कारण है जो कि तापमान से संबंधित है, यानी यहाँ पे तापमान बिल्कुल कम है, जिसके कारण कम तापमान होगा, वहाँ पे वायुदाब कैसा होगा? उच्च वायुदाब होगा। तो यहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर जो वायुदाब की जो पेटियाँ बन रही हैं, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, एक छोड़कर एक, ठीक है। तो यहाँ पर यूँ कहते हैं कि उच्च वायुदाब से हवा चलेगी, वो किस तरफ जाएगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है हमेशा। किस ओर चलती है? निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर यूँ कहते हैं कि ये जो हवा चलेगी, तो इस क्षेत्र में देखो, ध्यान से देखो, इस ओर हवा चल रही है या नहीं चल रही? यहाँ पर इसको ओर चलेगी या नहीं चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और इधर भी हवा चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? देखो यहाँ पे इस क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो हवा आएगी, यहाँ की जो हवा आ रही है वो हवा इधर आएगी, यहाँ आएगी, और आते ही इस 5 डिग्री के पास में ये गर्म होकर के संवहनीय रूप में ऊपर की ओर चली जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जब ये वायु जा रही है तो इस स्थान को खाली करेगी या नहीं करेगी? कुछ वायु इधर चली जाएगी और कुछ वायु इधर चली जाएगी, तो ये स्थान खाली होगा ना यहाँ का। इस खाली स्थान को भरने के लिए वायु कहाँ से आएगी? इस जगह को भरने के लिए ऊपर जो वायु है वो नीचे आ जाएगी, ऊपर जो वायु है वो नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ इस स्थान को भरने के लिए यहाँ से वायु होगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर वो नीचे आएगी तो इस स्थान को खाली कर देगी। अगर यहाँ की वायु नीचे आ जाएगी, वायुमंडलीय वायु, तो इस स्थान को खाली कर देगी, वो तो नीचे हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जैसी कंडीशन इस गोलार्ध में होगी सेम वैसी की वैसी इस गोलार्ध में होगी। तो यहाँ एक गोलार्ध को देख लो, दोनों को आप समझ जाओगे। फिर यहाँ पर जो वायु नीचे उतर रही है तो इस स्थान को खाली कर देगी, समझ गए बात। इधर से भी वायु आ रही है, यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र, तो ये स्थान खाली हो रहा ना। यहाँ की वायु कहाँ जा रही है? इस तरफ जा रही है। दोनों मिलकर के दोनों के एक स्तंभ के रूप में, और ये वायु ऊपर की ओर चली जाएगी, समझ रहे हो बात। दोनों ओर से वायु आकर के और कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर चल जाएगी। यानी इसमें पृथ्वी का घूर्णन काल है वो भी इस हवा को ऊपर की ओर फेंक देती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्थान खाली हो रहा है, इस खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर की जो वायु होगी वो नीचे आएगी, आएगी या नहीं आएगी? यानी इस जगह को भरने के लिए यहाँ की जो वायु इधर आ रही है तो इस स्थान को कौन भरेगा? ऊपर वाली वायु भरेगी, ऊपर की जो वायु होगी वो भरेगी। तो ये स्थान खाली हो जाएगा हवा का, यानी वायु का ये स्थान खाली हो जाएगा। अब इस स्थान को भरने के लिए कौन सी वायु आएगी? इधर तो कोई है नहीं क्योंकि एंड आता है, यहाँ पर एंड आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वायु इकट्ठी हो रही है, ये वायु का स्थान है, ये वायु का स्थान है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जगह है, यहाँ पर जो वायु है उसका खाली स्थान हो रहा है। तो इसको भरने के लिए ये वायु होगी वो तो इधर आ जाएगी, कुछ वायु इधर आ जाएगी, यहाँ की वायु है वो कुछ इधर आ जाएगी और कुछ वायु इधर आ जाएगी, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे वायु वापस इकट्ठे होकर के एक सर्किल सा चल जाएगा, यानी यहाँ पे भी एक सर्किल बन रहा है, यहाँ पर भी एक सर्किल बन रहा है और यहाँ पर भी एक सर्किल बन रहा है, दिख रहा है। तीनों को यहाँ पे कोस बोला जाता है या सेल बोला जाता है। यहाँ इसको कहते हैं हेडली कोस। क्या कहते हैं इसको? हेडली कोस या सेल, या इसकी बात करें तो इसको कहते हैं फेरल कोस। क्या कहते हैं इसको? फेरल कोस, ठीक है, या सेल। यहाँ पर इसको कहते हैं ध्रुवीय कोस। क्या कहते हैं इसको? ध्रुवीय कोस। यहाँ पर इसको कहते हैं ध्रुवीय कोश या सेल। आपको समझ में आ गया होगा कौन सी वायु कहाँ जा रही है। तो इसके बीच में ये जो पवनें चलती हैं, हम पवनों की जिक्र करेंगे। जो वायुमंडलीय जो पवनें हैं, जिसमें प्रचलित पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं, उनकी भी हम बात करेंगे।
लेकिन वो बात जब करेंगे जब आपको वायदा पेटियां समझ में आ गई हो। यहाँ पर वायु इकट्ठी हो रही है, वायु इकट्ठी होने का मतलब उच्च वायुदाब बन रहा है। यहाँ वायु का स्थान खाली हो रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहाँ वायु खाली हो रहा है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ जो खाली स्थान हो रहा है वो तो निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, और जहाँ वायु इकट्ठी हो रही है वो उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। जहाँ यहाँ भी उतर रही है वायु और यहाँ भी नीचे उतर रही है वायु, तो ये उच्च वायुदाब के केंद्र है। और यहाँ इस विषुवत रेखा क्षेत्र में और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र दोनों निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, तो आप इस क्षेत्र को सेम का सेम यहाँ पे लागू कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे लागू होगा, ये जो वायु होगी वो नीचे उतरेगी, समझ रहे हो बात, इस स्थान को भरने के लिए। और यहाँ पर यह वायु स्थान खाली था, इसको भरने के लिए इधर वाली वायु ऊपर जा रही है इस क्षेत्र में। ठीक है, इधर की वायु इधर आ रही है, तो इस स्थान को खाली कर दिया, ऊपर की वायु नीचे आएगी और यहाँ की वायु इधर और यहाँ की इधर। तो इसके अंदर भी देखो कोष बन रहे हैं, एक तो ये कोष बन रहा है और एक ये वाला कोष बन रहा है, एक यहाँ पर ये कोष बन रहा है। ठीक है, तो इसको हेडली कोष, इसको फेरल कोष, इसको यहाँ पे ध्रुवीय कोष के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गई आपकी वायुदाब पेटियाँ। ठीक है, ये जो पेटी है इसका विस्तार 85 से 90 डिग्री के बीच में है, जो तापमान से संबंधित होती है। इसका संबंध डायरेक्ट तापमान से, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है, इसका मतलब वायुदाब क्या है, उच्च वायुदाब है। ठीक है, तो सूर्य के ताप इसको प्रभावित करता है। तो तापमान संबंधी एक ये वाली पेटी, एक यहाँ पर ये विषुवत रेखीय पेटी और दक्षिणी ये वाली, दोनों ध्रुवीय पेटी और एक विषुवत रेखीय, तीनों तापमान से संबंधित है। बल्कि दोनों बीच वाली पेटियाँ जो है वो गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वायुदाब पेटियाँ सातों। ठीक है, 7 पेटियाँ हो गई, 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में और एक बीच वाली विषुवत रेखीय पेटी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जो वायुदाब पेटियां हैं उनमें खिसकाव। वायुदाब पेटियां हैं उनमें खिसकाव। हमारा टॉपिक क्या होगा, वायुदाब पेटियों में खिसकाव। पेटियों में खिसकाव। ठीक है, जैसे एक बार इस डायग्राम को देख लो और ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, सामान्य स्थिति जो होती है, सामान्य स्थिति जो होती है वायुदाब पेटियों की, उसमें किस तरीके का खिसकाव होता है वो आप एक बार देख लो। यहाँ पर ये रेखा है 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, और ये 10 डिग्री और ये 5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा और बना लेते हैं हम, यहाँ पर ये वाली। ठीक है, इसको कहते हैं यहाँ पे 30 डिग्री और ये है 35 डिग्री। और यहाँ पे देखेंगे तो इस क्षेत्र में ये जो पेटी है, इस पेटी का यहाँ पर खिसकाव होगा वो यहाँ 35 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पे 25 डिग्री। समझ रहे हो बात, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम इसको, ये वाला क्षेत्र है, इसके अंदर देखो यहाँ पे ये हो गई आपकी 30 डिग्री और ये हो गई आपका 25 डिग्री और यहाँ पे हो गई आपकी ये 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, अगर इसका खिसकाव यहाँ पे 30 है तो ये वाली जो रेखा होगी वो 25 डिग्री की होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो एक बार ये पेटियों का खिसकाव है। सामान्य स्थिति में डायरेक्ट सभी पेटियाँ खिंच सकती है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, उसके अंदर खिसकाव नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि सूर्य और जो सूर्य है, सूर्य की जो परिक्रमा अगर पृथ्वी करती है, अगर ये नहीं करती तो सभी वायुदाब पेटियाँ और जो हवाएं हैं वो पेटियों में जो स्थिरता पाई जाती है, जैसे उसमें खिसकाव की जो बदलाव की प्रक्रिया होती है वो नहीं होती। यानी अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे नहीं आती, वायुदाब क्यों बनता? वायुदाब तो तब बनता है जब तापमान उसको प्रभावित करता है या पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण वायुदाब पेटियाँ बनती हैं। ठीक है, तो हवाएं, जो वायुदाब पेटियाँ स्थिर रहेंगी तो हवाएं भी अपने आप स्थिर रह जाएंगी। ठीक है, तो उनमें बदलाव होगा ही नहीं। ये सारे के सारे जो बदलाव होते हैं वो सूर्य के तापमान पर आधारित होते हैं।
सूर्य 21 जून को जब चमकता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, तो सभी जो वायदा पेटियां हैं वो 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। कब खिसकना स्टार्ट होती है? 21 मार्च से 21 मार्च से ये पेटियों में खिसकाव स्टार्ट हो जाता है। यानी जो पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है, अगर वो 21 जून की बात करें या 21 मार्च की बात करें, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है, उस टाइम में सभी पेटियां यहाँ पे, ये जो पेटी थी पहले, ध्यान देना इसको, यहाँ 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में थी जो पेटी, वो पेटी अब यहाँ पर 0 डिग्री से 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर में, यानी जो 10 डिग्री का फैलाव था इसका, आप देखो यहाँ पे 5 डिग्री उत्तर में भी थी और 5 डिग्री दक्षिण में भी थी। जब 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरायण की स्थिति में होता है, तो सारी पेटियां 5 डिग्री उत्तर में खिसक जाती है। और उत्तर में खिसकेगी, इसका मतलब 5 डिग्री उत्तर में खिसकेगी तो 0 से 10 डिग्री के बीच में होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये 5 डिग्री वाली पेटी ऊपर की ओर चली जाएगी। समझ रहे हो बात? जो यहाँ 30 से 35 के बीच में थी, यहाँ जो 35 से 35 थी, वो कहाँ चली जाएगी? 35 से 40 के बीच में चली जाएगी। जो पेटी यहाँ पे हम बात करें, जो पेटी यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ थी, जैसे 60 और 65 के बीच में थी, वो 65 से 70 के बीच में चली जाएगी। ये 65 और ये 70, तो उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, इसका मतलब सारी पेटियां 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में जो उत्तरी ध्रुवीय पेटियां, दक्षिणी ध्रुवीय, वो तो अपने स्थान पे रहती है, उसमें खिसकाव नहीं होता है। जबकि सारी पेटियां और बची हुई जो पेटियां हैं, वो पेटियां यहाँ पर 5 डिग्री उत्तर में उत्तरायण के समय खिसक जाएंगी। जब दक्षिणायन का समय आएगा तो सारी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाएंगी। समझ रहे हो बात? जब दक्षिण की ओर खिसकेंगी तो यहाँ पर जैसे ये उत्तरी गोलार्ध की वाली पेटी है, वो 30 से 35 थी, वो 5 डिग्री दक्षिण में आ जाएगी, यानी वो 25 से 30 के बीच में हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी सामान्य स्थिति तो ये है, जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है तब तो ये सारी पेटियां अपने यथावत स्थान पर रहती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को ध्यान देना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सारी की सारी पेटियां जो हमने अभी बात की थी कि 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उपोषण है, 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। यहाँ यथावत स्थान है इनका। जबकि 21 जून की बात करें, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तो 21 जून में सारी पेटियां 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाएंगी। यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो पेटी 30 से 35 में है, वो 25 से 30 में आ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में है वो 25 से 30 के बीच में आ जाएगी, और ये वाली पेटी 35 से 40 के बीच में चली जाएगी। जो 60 से 65 थी, वो 65 से 70 की ओर चली जाएगी, उत्तर की ओर। समझ रहे हो बात? यानी सूर्य दक्षिणायन होगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो सारी पेटियां दक्षिण की ओर 5 डिग्री खिसक जाएंगी। जो पेटी 0 से 5 थी, वो अब दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 10 डिग्री के बीच में हो जाएगी। समझ रहे हो? जब दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, यानी जो पेटी 30 से 35 थी दक्षिणी गोलार्ध में, वो 35 से 40 चली जाएगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो 30 से 35 थी, वो 5 डिग्री दक्षिण में आएगी, तो 25 से 30 के बीच में हो जाएगी। तो ये खिसका होगा। वापस जब 23 सितंबर होगा तो ये अपने वापस यथावत स्थान पे वापस आ जाएंगी। तो ये खिसकाव इनमें होता रहता है 5-5 डिग्री का। समझ रहे हो बात? जब सूर्य उत्तरायण होगा तो 5 डिग्री सभी पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाएगी, केवल 2 पेटियों को छोड़कर, एक तो उत्तरी ध्रुवीय वायुदाब की पेटी और एक दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यानी इसमें खिसकाव जो होगा वो 21 जून और 22 दिसंबर, इन डेटों पर यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिणायन जब होगा तो दक्षिण की ओर, और उत्तरायण होगा तो सारी पेटियां 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। ये आपका टॉपिक हो गया वायुदाब का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पवनों को, विंड को पढ़ेंगे, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।